रिव्यूअर्स तो हम लोग कर रहे हैं अपनी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको यूपीएससी के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज से हमारी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी और जो सीरीज़ के वीडियोस हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मुगल से, कि जैसे जैसे मुगल्स का डिक्लाइन होगा तभी तो अंग्रेज आएंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे मुगल्स का डिक्लाइन हुआ 18वीं सेंचुरी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में तो हम लोग एस्टैब्लिशमेंट वगैरह दे देंगे कि मुगल्स की स्टार्टिंग वगैरह कैसे हुई, और लास्ट में उसका रीजन दे देंगे कैसे कैसे मुगल जो एम्पायर था वो खत्म हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द मुगल डायनेस्टी फाउंडेड बाय ज़ैनुद्दीन बाबर फॉलोइंग हिज डिसाइसिव विक्ट्री एट द बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत के अगर बारे में अगर आप लोगों ने पहले से हिस्ट्री बहुत थोड़ी बहुत पढ़ी हो, तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो फिर कितनी डिसाइसिव बैटल थी। हम लोगों को पता है कि केवल 10,000 लोगों के, मतलब बहुत कम सैनिक थे इनके बाबर के पास में, और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी। तो फिर बेसिकली ये इन लोगों के पास स्ट्रेटजी और घुड़सवार बहुत अच्छे थे। इस वजह से ये क्या हुए, बहुत अच्छी तरीके से जीत गए थे। और इवन कि आप लोगों को पता हो कि जो इब्राहिम लोदी थे, उनके ही कुछ सगे लोगों ने ही इन्हें, बाबर को, इंडिया के अंदर इनवाइट किया था कि भैया आप आइए, इन्वाइट कीजिए और बस हमें राज्य दिला दीजिए, और बाकी जो पैसा है तो लो। क्योंकि वहाँ पे जो हम लोग बात करें इस साइड के, जो पंजाब साइड से जहाँ से भी अटैक होते थे, तो इन लोगों का काम यही होता था कि अटैक करो, पैसा लूटो, चले जाओ। तो वैसे ही उन लोगों ने सोचा था, इनके मंत्रिमंडल ने, लोधी के, कि इन्हें लुटवा देंगे लोधी को, और हम लोग राज करने लगेंगे और इन्हें पैसा लूटेंगे और चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने उन्हें लूट लिया बहुत अच्छी तरीके से, और यहाँ पे उन्होंने अपना एम्पायर भी स्टेब्लिश कर लिया। किसने? बाबर ने। तो यही उनकी गलती थी, पर क्या करें, जो होना था हो गया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 1526 में इनको हटा, मतलब इब्राहिम लोदी को मार दिया गया, और फिर उन्होंने अपना धीमे धीमे एम्पायर बढ़ा कर लिया है, कंटिन्यू टू ग्रो साइज अंडर हिज सक्सेसर्स। तो इनका जो एम्पायर था वो धीमे धीमे इनके जो वंशज थे वो चलाते रहे। इच इट रीच्ड इट टेरिटोरियल क्लाइमैक्स अंडर औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय पर सबसे क्लाइमैक्स में पहुंच गया था, यानी कि सबसे बड़ा एम्पायर हो गया था इनका, बहुत बड़ा, पूरी तरीके से फैल गया था। और ये टाइम पीरियड लिखा है औरंगजेब का। व्हेन द मुगल एम्पायर वाज स्ट्रेच फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू जिंजी इन साउथ। यानी कि इनका जो एम्पायर इतना बड़ा हो गया था, कहाँ से कहाँ तक, कश्मीर में, नॉर्थ में कश्मीर से लेकर जिंजी में साउथ तक, यानी कि साउथ में जिंजी नाम की जगह थी, वहां तक इनका एम्पायर फैल गया था। और हिंदू कस वेस्ट में, और चिटगांव ईस्ट में, इतना लंबा चौड़ा इनका पूरा एम्पायर हो गया था। मतलब ये एम्पायर के बारे में बताया जा रहा है कि कितना लंबा इनका एम्पायर था। बट द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन हैड सेट इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। तो जो अब इनका जो एम्पायर की जो डिक्लाइनेशन थी, वो जो औरंगजेब थे उन्हीं के समय पर ही सेट कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ पॉलिसीज या फिर इनकी कुछ डिसीजन ऐसे थे जो कि जनता के लिए अच्छे नहीं थे, और डिक्लाइन के लिए यही का मतलब यही, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, पर हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी इनके एम्पायर के लिए। मतलब लोगों को अब भैया बांट दोगे आप, अपने मुस्लिम लॉ से चलाओगे अगर हिंदू पॉपुलेशन को, तो फिर चल थोड़ा पाएगा। तो कोई जब एक कोई, हम लोग बात करें, कोई कंट्री अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो, मतलब डाइवर्स हो, और उसमें आप एक तरीके का लॉ चलाएंगे तो फिर चल थोड़ा पाएगा। तो इसी तरह से इनका जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन का जो टाइम पीरियड था वो औरंगजेब से समय से ही स्टार्ट हो गया था। एंड इट कुड नॉट बी अरेस्टेड बाय हिज वीक सक्सेसर। आयरॉनिकली सच टेरिटोरियल गेन बाय औरंगजेब इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एम्पायर एक्चुअली वीकेंड द फाउंडेशन बिकॉज ऑफ हिज सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज विच इन शार्प कॉन्ट्रास्ट इन एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। जो इनके एंसेस्टर्स थे उनके विरोधाभास इनकी पॉलिसीज थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें अकबर वगैरह की, तो अकबर, आप लोगों को पता होगा अकबर को महान क्यों कहा जाता है, क्योंकि अकबर जो था उसकी पॉलिसीज ऐसी थी जो कि लोगों को सब साथ में रखती थी। अलग अलग पॉलिसीज ऐसी बनाता था कि उसे ना कोई हिंदी से प्रॉब्लम थी, ना मुस्लिम से, ना सिख से, ना ईसाई से, किसी से प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें। पर इन्हें भैया इनके बिल्कुल विपरीत थी भैया, ये फंडामेंटलिस्ट थे। और हम लोग बात करें, और ये केवल और केवल अपने जो मुस्लिम सब्जेक्ट्स होते थे उनके लिए सोचते थे, और जो दूसरे धर्म के लोग थे उनके ऊपर दूसरे टैक्सेस लगा देते थे, जैसे कि रिलीजियस टैक्स लगा देते, जिसका नाम आप लोगों ने जिजिया सुना होगा। तो ऐसा कुछ इनका सीन था। अब आप लोग अपने जनता के बीच में ही कुछ लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और कुछ लोगों पर नहीं लगा रहे हैं, तो इससे मतभेद पैदा होता है और कुछ नहीं होता है।
तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से इनका जो एम्पायर था वो ख़त्म होते चला गया। आफ्टर औरंगज़ेब डेथ, यानी कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद इनका जो एम्पायर था वो और ज़्यादा वीक होने लगा। इनकी मौत कब हुई थी? 1707 में इनकी मौत हो गई थी। द एम्पायर कीप्ड श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना या फिर कम होना, इन साइज़ एंड कीप्ड वीकनिंग, यानी कि समय के साथ-साथ इनका जो एम्पायर था वो धीमे-धीमे कमज़ोर होने लगा। इन द 150 ईयर पीरियड बिटवीन 1707 व्हेन औरंगज़ेब डाइड एंड 1857, यानी कि 150 साल के अंतराल में इनका एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। 1857 में हमें पता है कि जो बहादुर शाह जफर थे उन्हें हटा के बाहर, मतलब इंडिया से बाहर भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो मतलब 150 औरंगज़ेब की मृत्यु के 150 साल बाद पूरा इनका एम्पायर खत्म हो गया था। When the last of the Mughal बहादुर शाह जफर वाज डिपोस्ड बाय ब्रिटिश, तो हमने अब जैसे ही आपको बताया भी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को 1857 क्रांति के बाद बाहर इंडिया से बाहर फेंक दिया था। तो उसी समय जो मुगल एम्पायर था उनका पतन हो गया था। देयर वर एस मेनी 12 मुगल्स हु ऑक्यूपाइड द थ्रोन, यानी कि अब हम लोग बात करें इन 150 सालों के अंतराल में 12 मुगल्स और थे जो कि इन लोगों के बीच में आए थे, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर के बीच में उन्होंने जो तख्त था उसके ऊपर राज किया था। और जो सबसे ज़्यादा बहुत लंबे समय तक के लिए टिके थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह और शाह आलम। और विटनेस्ड डेवास्टिंग अटैक बाय नादिर शाह, तो नादिर शाह ने इनके ऊपर अटैक किया था और अहमद शाह अब्दाली ने इनके ऊपर अटैक किया था। और इवन की उन्होंने 6 बार अटैक किया था 1748 से लेकर 1767 तक। और इस वजह से इनका जो एम्पायर था उसकी जो फाउंडेशन थी वो कैसी हो गई थी? बिल्कुल हिल गई थी इनकी एम्पायर की। और इन्हें क्या हो रहा था? बहुत जगह से रेविलियन देखने को मिल रहा था, रिवोल्ट हो रही थी। और इस वजह से जो आस-पास के रीजनल पावर जैसे कि अवध वगैरह हुआ, तो तो हमें पता है कि हर बार जब कोई नया राजा चेंज होता था, तो जो छोटे-छोटे राजा होते थे, वो महाराजा होते थे, वो कहते थे भैया हमें आपका आधिपत्य स्वीकार नहीं है, तो रेबेल कर देते थे। तो उसी प्रकार से छोटे-छोटे राज्य थे वो भी जैसे अवध वगैरह हुआ, तो इन सब ने विरोध कर दिया कि हमें आपका आधिपत्य स्वीकार नहीं है, हम भैया इंडिपेंडेंट हैं। तो इस वजह से इनका जो एम्पायर था वो पूरा-पूरा हिल गया था। ये कुछ अ शॉर्ट में समरी थी और बाकी के जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कॉज़ ऑफ द डाउनफॉल मुगल एम्पायर कैन बी एनालाइज्ड, यानी कि बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इतना वीडियो जो है वो समझ में आया हो, और अगर नहीं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।